थोड़ा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म कर दिया था बेटा, पता है आप लोगों को? अच्छा, आप पे है, ठीक है, कर लास्ट टुवर्ड्स द एंड में को याद दिला देना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट, और उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दो तरह के इफेक्ट होते हैं, प्लस एम और माइनस एम। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको एक सीरीज बताया, जिस सीरीज के अंदर, इसी सीरीज को फॉलो करते हुए हम लोग हमेशा ऑर्डर ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट के इंटेंसिटी के बारे में बात करें। लाइक अगर लेट्स सपोज तुम्हारे पास O माइनस और NH2 है, तो ऑब्वियसली O माइनस विल हैव द मोर माइनस प्लस एम इफेक्ट देन NH2। तो ये एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर में ही दिमाग में रखना है। प्रीवियस ईयर्स के अंदर कभी कभी डायरेक्ट ये ऑर्डर भी पूछ देते हैं, तो इस कारण से ऑर्डर भी दिमाग में रखना है। साथ में अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और दोनों में लगे हुए हैं तुम्हारे वो ग्रुप जो कि प्लस एम शो करते हैं, तो यू विल हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन कि कौन सा प्लस एम ज्यादा पावरफुल है, कौन सा प्लस एम कम पावरफुल है। तो ये पर्टिकुलरली ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। ये कैसे आया, क्या आया, तो ऑब्वियसली ये सब ऑल एक्सपेरिमेंटल हम डिसाइड करते हैं। कोई ऐसा, कुछ जगहों पे लॉजिक लग सकता है, बाकी जगहों पे लॉजिक नहीं लगता। तो हम लॉजिक के पीछे रहेंगे तो फिर कभी भी इसको हम एडेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें लॉजिक छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। ऑल जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या रिलेशन है, तो इसके अंदर हमें पता है ये एन है, ये ओ है, तो ऑब्वियसली एन ज्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन देगा देन ओ, तो ऑब्वियसली ये आगे चला गया, पीछे चला गया। आड़ी बात समझ में? फिर यहाँ पर पीएच के केस में क्या हो रहा है, फिनाइल के अंदर आपको पता है कोई लोन पेयर तो है नहीं, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, इसलिए इसकी इफेक्टिविटी कम हो गई। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अंदर बेटा यहाँ पर प्लस एम से ज्यादा बेटर होता है इसका माइनस आई, तो इसलिए इस ऑर्डर को कभी हम फॉलो करते ही नहीं है, हम प्लस एम माइनस आई के ऊपर बात करते हैं। तो माइनस आई इसका डोमिनेट करता है चारों हेलोजन्स के बारे में अगर मैं बात करूं, इसलिए इनका प्लस एम ऑर्डर ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट माइनस आई इंपॉर्टेंट है। तो माइनस आई का ऑर्डर जो होता है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ही होता है। सबसे पावरफुल माइनस आई जो है वो फ्लोरीन का है, और सबसे कम पावरफुल जो है वो आयोडीन का होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, ऑलरेडी मैंने आपको एक बार लिखा रखा है ये सब, माइनस आई और माइनस प्लस आई के बारे में। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अब इसके पीछे भी क्या लॉजिक है, तो लॉजिक तो तुमको लगाना चाहोगे तो मिल जाएगा, लेकिन लॉजिक से तुम्हारे क्वेश्चंस एज सच वहां एग्जाम हॉल में क्रैक हो जरूरी नहीं है। हाँ, वहां पर थोड़ा ये दिमाग लगा सकते हैं, मान लो ये और ये दोनों है, तो सोच सकते हैं कि यार नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन देना आसान है, ऑक्सीजन का देना कम है, मुश्किल है। यहाँ पर देखो इन दोनों में ऑर्डर ऐसा क्यों है, तो देखिए नाइट्रोजन का देना आसान है, ऑक्सीजन का देना मुश्किल है। फिर इसमें क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर एक आर है, यहाँ पे आर लगा हुआ नहीं है, तो वैसे केस में यहाँ पे बल्कीनेस बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन का देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे लॉजिक्स लगते हैं। ये वाला माइनस चार्ज है, तो इसलिए माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान होगा कंपेरेटिवली न्यूट्रल से, बिकॉज बाकी सब न्यूट्रल है, तो इस कारण से माइनस को सबसे आगे रखा है, दैट इज योर ऑक्साइड आयन, राइट, O माइनस। अब अगर बात करें कि सर ये इससे ज्यादा क्यों है, तो बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, जिस कारण से कहीं ना कहीं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कहीं ना कहीं से आ जाती है। मतलब ये एक तरह से सोच लो कि खींचने वाला ग्रुप है, खींच नहीं पाता बिकॉज इसके दो सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस है। तो अगर जहां पे डबल बॉन्ड O आ गया और जहां पे नहीं है डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड O या डबल बॉन्ड वाले पीछे रहेगा और बिना डबल बॉन्ड वाले आगे रहेंगे। ये सारे मतलब आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ये सारे लॉजिक्स हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। अब आपको ये ऑर्डर दिमाग में रखेंगे और कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा लॉजिक दिमाग में रखेंगे, तो एग्जाम में अगर चार ऑप्शन आया है कि इसमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, तो आप आराम से बता पाओगे। तो करेक्ट ऑर्डर डिसाइड करने के लिए थोड़े बहुत लॉजिक की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा मैंने अभी तुमको समझाया कि ये सब आगे क्यों है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ये पीछे क्यों है, बिकॉज दे कंटेन डबल बॉन्ड। अब इसमें भी ये आगे क्यों है, ये आगे क्यों नहीं है, बिकॉज इसके अंदर आर है, इसके अंदर आर नहीं प्रेजेंट है, तो बल्किनेस इसमें ज्यादा इसमें कम है, तो देना आसान होता है। वैसे केस में अगर ये दोनों में ये आगे क्यों है, तो बिकॉज इसमें नाइट्रोजन इसमें ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस एम है, राइट। ये सबसे आगे क्यों है, बिकॉज ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज से इलेक्ट्रॉन देना बहुत आसान हो जाता है, ये निगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए आसान है ना, उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और फिर सब इसमें पीएच लास्ट में क्यों, बिकॉज पीएच के पास कोई लोन पेयर नहीं है, फिनाइल के पास लोन पेयर नहीं है, वो माइनस एम या आई मीन माइनस एम प्लस एम दोनों शो कर सकता है। अगर वो प्लस एम के थ्रू ऑपरेट कर रहा है तो 100% है, उसके अंदर पाई बॉन्ड है जिसके थ्रू ऑपरेट कर रहा है, पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज कर रहा है, पाई बॉन्ड को उसकी तरफ हेल्प करने के लिए शिफ्ट कर रहा है, तो वहां पर वो पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट कर रहा है प्लस एम। तो इस कारण से पाई बॉन्ड का प्लस एम और लोन पेयर का प्लस एम, तो हमेशा लोन पेयर का प्लस एम ज्यादा पावरफुल होगा पाई बॉन्ड के प्लस एम से। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब ये प्लस एम माइनस एम के अलावा एक और ग्रुप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग ग्रुप। सेल्फ एडजस्टिंग ग्रुप वो ग्रुप है जहां पर की दोनों टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। मतलब क्या मतलब, ये सिचुएशन बेस्ड होते हैं। तो यहां पर अगला है सेल्फ एडजस्टिंग ग्रुप। सेल्फ एडजस्टिंग ग्रुप मेजरली बच्चों को यहीं पे दिक्कत होती है, सेल्फ एडजस्टिंग
सेल्फ एडजस्टिंग ग्रुप। इसके अंदर दोनों चीजें पॉसिबल है, ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन, बेस्ड ऑन द सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल फ्रेम कर रहा हूं, उसके बाद हम आगे बताएंगे आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऐसा ग्रुप है, राइट, इसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं, राइट, और यहां पर तुम्हारे लेट सपोज एक CH3 का प्लस लगा हुआ है, ठीक है, CH2 का प्लस लगा हुआ है, CH2 का प्लस लगा हुआ है, और ये तुम्हारा ऐसा ग्रुप हो गया, राइट। और सिमिलर सिचुएशन में ये तुम्हारा फिनाइल है, सेम ग्रुप है फिनाइल, एक और ग्रुप लेते हैं, वो भी तुम्हारा फिनाइल ही लेते हैं एक और अब देखोगे तो ये तुम्हारा जो फिनाइल है, तो इस फिनाइल के अंदर ऐसा हो गया। अब देखो ये सेम ग्रुप है, यहां तक अभी भी सेम है, ये पहले वाले में भी ये वाला जो ग्रुप है, ये फिनाइल, इसी को कहते हैं पीएच, और इस वाले में भी ये वाला जो ग्रुप है, ये तुम्हारा पीएच ही है। तो अगर दोनों ग्रुप पीएच ही हैं, तो एक बार ये -m की तरह बिहेव कर रहा है, एक बार +m की तरह बिहेव करेगा। सर कैसे करेगा? तो देखो, अगर मैंने यहां पर बोला कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे के यहां पर डबल बॉन्ड ले आएगा और अंदर में प्लस चार्ज आ जाएगा। अब सोचो इलेक्ट्रॉन दे के ये प्लस और माइनस कर रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, तो ये +m की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये पूरा ग्रुप +m की तरह एक्ट कर रहा है। वेराज यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, मतलब एक तरह से ये रिंग इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसको अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजने में हेल्प कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कौन, ये रिंग, किससे, इस CH2 से। तो यहाँ पर वही ग्रुप क्या हो रहा है, -m की तरह बिहेव कर रहा है। तो मतलब सेल्फ एडजस्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, -m एज वेल एज +m की तरह। सर -m के लास्ट में ओ होगा, लास्ट माइनस के, हाँ ओ माइनस है, छूट गया माइनस, ठीक है, ओ माइनस होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ये सेल्फ एग्जिस्टिंग ग्रुप हो गए, अभी दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहां पर वो +m -m दोनों, -m दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन लगा है ऊपर। अगर ऊपर में कुछ ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये +m की तरह बिहेव करेगा। अगर ऊपर में कुछ ऐसा लगा है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये -m की तरह बिहेव करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एडजस्टिंग ग्रुप क्या होता है, अब कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूं इसके। सेल्फ एडजस्टिंग ग्रुप क्या होता है, सबको क्लियर है? चलिए अब ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में सेल्फ एडजस्टिंग ग्रुप के एग्जांपल, ये सेल्फ एडजस्टिंग ग्रुप के एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। जैसे पहला तो पीएच ही हो गया तुम्हारा, जो भी एग्जांपल लिया मैं। दूसरा तुम्हारा जो ये वाला ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप के बारे में आपको पता होगा कि सर वापस सर एक बार वापस वापस याद करने का तरीका बता दीजिए। बेटा याद करने का तरीका नहीं है, बेसिकली अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन हो तो ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, मैं वो तरीका बता रहा हूं। याद करने का कोई तरीका वरीका दिमाग में नहीं रखना है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि दे आर +m एंड दे आर -m। अब +m कौन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए। तो यहां पर सबके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये डोनेट कर सकता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है। सिमिलर फैशन में इसके पास, जैसे मैंने यहां दिखाया, ये पाई बॉन्ड के थ्रू -m ऑपरेट करेगा, सॉरी +m ऑपरेट करेगा, और यहां पर इसके पास तो होता ही हमें पता है 3 लोन पेयर होते हैं, लेकिन इन तीनों में, इन चारों में हमें इसका +m से बेटर -i कंसीडरेशन में लेना होता है, क्योंकि इनके जो होते हैं -i इफेक्ट डोमिनेट करते हैं, इसलिए हम इनका +m ना भी दिमाग में चलेगा, इसका -m ज्यादा, आई मीन -i ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो याद रखना, इन केस ऑफ हेलोजेंस वी डोंट कंसीडर +m ऑफ दीज ग्रुप्स, वी कंसीडर -i ऑफ दिस ग्रुप्स। और -i वाइज सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, सबसे आगे वही जाता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो -i इफेक्ट जब मैंने बताया था तो उस दौरान मैंने ये ऑर्डर लिखवाया भी था। अब सुनना ध्यान से, तो मतलब लोन पेयर का होना जरूरी है, तो लोन पेयर सबके पास है। अब मैंने ये बोला कि देखो ये सबसे आगे क्यों है, बिकॉज इट हैज नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना उसके लिए क्या होगा, आसान होगा। ऐसे भी चार्ज सर पे लेके कोई है तो अनस्टेबल है, अगर वो अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन अगर लूज करना चाहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो +m ग्रुप है, और ज्यादा अच्छा लूज करना चाहेगा, एनायन है इस कारण से। अब ये न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल के इलेक्ट्रॉन लूज करना कंपैरेटिवली मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, बट इट हैज लोन पेयर तो डोनेट कर देगा, इट हैज लोन पेयर डोनेट कर देगा, इट हैज कर देगा, इट हैज कर देगा, इट हैज कर देगा, सबके पास लोन पेयर है कर देगा, और इसके पास पाई बॉन्ड है उसके थ्रू ऑपरेट करेगा। तीसरी चीज, अगर मान लेते हैं कि अगर इन दोनों में कोई पूछता है बताओ ये आगे ये पीछे क्यों,
तो आंसर है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है, ऑक्सीजन के देना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन का प्लस कंपैरेटिवली स्टेबल है, ऑक्सीजन का प्लस कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। तो इस कारण से ये इससे आगे आ गया। अब कोई पूछता है इन सब से आगे, ये सब आगे क्यों है इन सब से? तो बिकॉज दे कंटेन पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड कंटेनिंग है ऑक्सीजन के साथ, तो इनकी एफिशिएंसी थोड़ी घट जाती है, क्योंकि आपको पता है माइनस आई कैरेक्टर आ जाता है, लेस इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ जाती है डबल बॉन्ड के आने से। तो इस कारण से यहाँ डबल बॉन्ड आ चुके हैं, तो इस कारण से इसको हमने पीछे रखा है इन सब से। अब आता है कि ये आगे क्यों है, ये पीछे क्यों है? तो आंसर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इसके इलेक्ट्रॉन देना आसान और इसके इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल होगा। अब इन सब से पीछे ये क्यों है? तो आंसर है बिकॉज पीएच है, पीएच के पास कोई लोन पेयर नहीं है, पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट कर रहा है इसका प्लस एम, जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। और पाई बॉन्ड के थ्रू प्लस एम ऑपरेट कराना और लोन पेयर के थ्रू प्लस एम ऑपरेट कराना ज्यादा आसान होगा लोन पेयर के थ्रू, क्योंकि लोन पेयर क्या है? एक तरह से नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? वो ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो उसको देना कंपेरेटिवली क्या होगा? आसान होगा। वेराज जो ऑलरेडी बॉन्डेड है उसके थ्रू ऑपरेट करना कंपेरेटिवली क्या होगा? मुश्किल होगा। तो इसका आंसर पीएस सबसे लास्ट चला गया, और इन सब में माइनस आई ज्यादा डोमिनेट करता है प्लस एम से, तो इसलिए इसका प्लस एम से बेटर माइनस आई दिमाग में रखना। अब वैसे ही अगर मैं इन सब की बात करूं तो व्हाई दे आर शोइंग माइनस एम? तो आंसर इज बिकॉज दे हैव इमीडिएट डबल बॉन्ड्स। यहां पे इमीडिएट डबल बॉन्ड नहीं है, यहां इमीडिएट डबल बॉन्ड नहीं है, एक के बाद डबल बॉन्ड है, वेराज इट हैज इमीडिएट डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स। सर कहां है? इसमें देखो इमीडिएट ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। सर कैसे दिख रहा है आपको? मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो और यहां पर ऑक्सीजन, इमीडिएट डबल बॉन्ड है। अब अगर कोई भी मान लो ए ग्रुप लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा इस ए से, जब भी इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा तो ये क्या है? माइनस एम है। सिमिलरली इसके पास भी ट्रिपल बॉन्ड है, खींचना चाहेगा, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, खींचना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, खींचना चाहेगा, और चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है तो थ्रू रेजोनेंस हो रहा है। ये पार्शियल खींच नहीं रहा है, ये प्रॉपर खींच रहा है। प्रॉपर का मतलब है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस कंडीशन, राइट? तो रेजोनेंस कंडीशन अगर आता है, इमीडिएट डबल बॉन्ड आता है, तो वैसे केस में दे आर ऑल माइनस एम, और कभी कभी वो सेल्फ एडजस्टिंग भी होते हैं। सेल्फ एडजस्टिंग कौन से होते हैं वो मैंने यहां पे एग्जांपल बता रहे हैं, अभी तो 2 एग्जांपल लिया मैं, अभी आपको ढेर सारे एग्जांपल लिखाता हूं। वैसे ही अगर मैं यहां भी देखूं इमीडिएट डबल बॉन्ड, 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 तो जहां भी इमीडिएट डबल बॉन्ड आएगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट, जिसको हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, राइट? अब तो क्लियर है बेटा आपको? आते हैं सेल्फ एडजस्टिंग ग्रुप में। तो मैंने ऐसा आपको बताया ये वाला ग्रुप भी सेल्फ एडजस्टिंग ग्रुप है। सर कैसे? ये चाहे तो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ये चाहे तो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, राइट? दोनों चीजें इसमें पॉसिबल है, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन। सर तो एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है ले भी सकता है, तो वैसे ये भी तो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है? नहीं। रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि यहां पर हेट्रो एटम्स हैं, राइट? उसमें से एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यू डोंट हैव चॉइस कि आप इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां शिफ्ट करो। क्यों? ये ऑक्सीजन नाराज हो जाएगा, ये कहेगा भाई तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहे हो, क्या है, क्या चल रहा है, क्यों लेके जा रहे हो इलेक्ट्रॉन मेरे से? मैं तो तुमसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, और मैं तुम जिसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, तो मेरे से इलेक्ट्रॉन लेने का कोई संभावना ही नहीं बन रहा है। अगर तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो तो इसका मतलब है तुम गलती कर रहे हो, ये पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर रहे हो, ये नहीं पॉसिबल है, ये बिल्कुल रिवेल कर जाएगा, यहां पे मना कर देगा, नहीं कर सकते ऐसा काम। सिमिलरली अगर तुम यहां पे देखो नाइट्रोजन से आप इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ दोगे तो नाइट्रोजन बोलेगा भाई हमें क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरा इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहे हो उसको, मेरे तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करो ना, क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी बोलता है कि भाई मेरे तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करो ना, मेरे से देख क्यों रहे हो किसी को? आ रही बात समझ में? मेरे से देख क्यों रहे हो तुम? सिमिलरली यहां भी वही सेम सिचुएशन बन रहा है। तो सर यहां क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? बिकॉज बेटा यहां पे कार्बन कार्बन है, अब तुम कार्बन को दो या कार्बन से लो, कार्बन ही तो है। देखो जो बीच का ये मीडिएटर कार्बन है, और जो दे रहा है वो भी कार्बन है, जो ले रहा है वो भी कार्बन है। तो वैसे केस में आप यहां पर कार्बन से कार्बन का कंपैरिजन चल रहा है, और यहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंपैरिजन चल रहा है। आप ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकते, बट आप कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन सकते हो, कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, बिकॉज छीन कौन रहा है? कार्बन ही छीन रहा है। दे कौन रहा है? कार्बन ही दे रहा है, टेंशन नहीं है। तो इस कारण से ये ग्रुप्स जो हैं, ये ग्रुप्स हैं, तो मतलब ये विनाइल ग्रुप हैं, तो ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहे तो दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन चाहे तो ले भी सकता है। तो सर एक बात बताओ, तो क्या जरूरी है कि हमेशा सिमिलर एटम होंगे तभी आप ये करोगे कि सेल्फ एडजस्टिंग ग्रुप होंगे वहां पर? नहीं, ये जरूरी नहीं है। सर क्यों? अगर मान लो
ये लेट सपोज इस सल्फर के पास लोन पेयर रहता तो ये सल्फर होता कैपेबल ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि फिर वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन हेल्प नहीं मांग रहा होता, वो ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड का हेल्प नहीं मांग रहा होता, वो बोलता है मैं अपना लोन पेयर दे रहा हूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सल्फर बोलेगा ऑक्सीजन को कि भाई मैं अपना लोन पेयर दे रहा हूं, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा पाई बॉन्ड एज इट इज बना हुआ है, तुम्हारा डबल बॉन्ड एज इट इज बना हुआ है, मेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास लोन पेयर बचा हुआ है, मैं उसको डोनेट कर रहा हूं, इसमें तुम्हारा कोई फाइट नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर सल्फर के पास वो लोन पेयर है नहीं। क्यों? सल्फर के एटॉम्स में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 बिजी हैं तुम्हारे बॉन्डिंग के दौरान, तो तुम्हारे पास यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन दोगे कैसे? इसलिए सल्फर के पास और कोई चॉइस नहीं है, या तो वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींच ले या फिर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दे। तो खींचना तो पॉसिबल है नहीं, तो बेचारा ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, और जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो किसी से तो लेगा, और जिससे लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है थ्रू रेजोनेंस, तो किसका एग्जांपल है? माइनस एम का। तो मतलब ये हो गया कि ये तो बहुत फेमस एग्जांपल हो गया तुम्हारा, ये विनाइल वाला केस हो गया। उसके बाद तुम्हारा ये पीएच वाला केस हो गया, एग्जांपल में पीएच तो लिख दिया मैं। उसके बाद मान लो ऐसा होता सल्फर डबल बॉन्ड होता और यहाँ पे OH होता, अब देखो एक लोन पेयर बच गया ना, अब तो लोन पेयर बच गया। अब तो आप नहीं बोल सकते ना कि भैया ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेना है, नहीं बोल सकते आप। क्यों? भैया आपके पास लोन पेयर है, आप वो दे रहे हैं, आपको अब इस ऑक्सीजन को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा और अंदर रिंग के अंदर या जहां भी इलेक्ट्रॉन देना वहां देगा। मतलब ये प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे सकता है बिकॉज इसने ऑक्सीजन को नहीं छेड़ा है, अपने खुद का इलेक्ट्रॉन है जो उसको दे रहा है। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई ग्रुप होता, एन डबल बॉन्ड ओ होता, यहाँ पे सिंगल चार्ज होता, और लेट सपोज ऐसे करके यहाँ पे कुछ बना होता, लोन पेयर बना होता, राइट? तो वैसे केस में आप देख सकते हो, अब फिर से चॉइस इसके पास है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है अपना, बिल्कुल दे सकता है, कोई इसको रोकने वाला है क्या? नहीं रोकने वाला है। तो मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया? सेल्फ एडजस्टिंग हो गया। सर कैसे? दे सकता है, ले कहां सकता है सर? अरे ले भी सकता है भाई। सर कैसे? अरे बाबा ये वाला ये वाला ये तो देखो, ये देखो, ले सकता है कि नहीं? बिल्कुल ले सकता है। तो ये ले भी सकता है और दे भी सकता है। ले सकता है थ्रू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करके ऑक्सीजन की तरफ, और दे सकता है थ्रू अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये भी दे सकता है अपना लोन पेयर और ले सकता है ये पाई बॉन्ड, ले सकता है थ्रू पाई बॉन्ड। सबको क्लियर है ये वाला? सबको क्लियर है? तो मतलब या तो सिमिलर एटम के बीच डबल बॉन्ड तो हो सकता है वो बात जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, लेना साथ साथ देना दोनों पॉसिबल है, या फिर नहीं तो अगर डिसिमिलर हैं तो उस पर्टिकुलर ग्रुप में जिससे भी अटैच है वो चीज जो कि माइनस एम शो कर रहा है, मतलब ये नाइट्रोजन अटैच्ड है, राइट? जिसके पास भी फ्री वैलेंसी है, उस फ्री वैलेंसी वाले एटम के पास एक लोन पेयर होना चाहिए और साथ में वो पाई बॉन्ड से भी कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप उसके अंदर प्लस एम एज वेल एज माइनस एम दोनों की कैपेबिलिटी शो कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे एन डबल बॉन्ड NH, देखो लोन पेयर भी है, बिल्कुल है। सबको क्लियर है? अरे वाह, सबको क्लियर है, परफेक्ट। तो जल्दी से कॉपी करो। तो ये एग्जांपल है सेल्फ एडजस्टिंग ग्रुप के, पीएच हो गया, विनाइल हो गया, मतलब फिनाइल विनाइल, तुम्हारे पास ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये सब के सब एग्जांपल है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ऐसा नहीं इतना ही है, और भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं, लेकिन ये सारे फेमस एग्जांपल्स हैं। ध्यान रखना इसका, ये सेल्फ एडजस्टिंग ग्रुप है। डिपेंड करता है सामने में कोई हेल्प मांग रहा है या हेल्प दे लेना, आई मीन इलेक्ट्रॉन खींचना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास C+ है और H2 लगा हुआ है, और इसके बगल में मैंने लगा दिया NH, राइट, और डबल बॉन्ड, सॉरी N डबल बॉन्ड NH, राइट। अब यहां पर कोई पूछेगा कि बताओ भैया ये किसकी तरह बिहेव करेगा, माइनस एम या प्लस एम? जल्दी बताओ। और वही अगर मान लो केस होता कि मेरे पास यहाँ पे माइनस चार्ज है, H2 लगा दिया और फिर यहाँ पर N आ गया, डबल बॉन्ड N आ गया और H आ गया, आप बताओ इन दोनों केस के अंदर तुम क्या प्रेफर करोगे? लोन पेयर का कौन से में प्लस एम होगा, कौन से में माइनस एम होगा? ग्रुप सेम है, देखो दोनों में ग्रुप सेम है, लेकिन एक में माइनस एम है, एक में प्लस एम है, तो किसमें माइनस एम किसमें प्लस एम? जल्दी बताओ। ये पहला और दूसरा एग्जांपल है, आप लिख सकते हो मेरे आंसर्स के दौरान, मतलब आंसर में लिख सकते हो कि सर पहला का माइनस एम, दूसरा का प्लस एम। जल्दी बताओ कौन सा? तो पहले वाले में प्लस एम, बिल्कुल सही, और दूसरे वाले में माइनस एम, बिल्कुल सही, क्योंकि बगल में जो बैठा है वो भिखारी है, मतलब ये गरीब है, इस गरीब को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और जो बगल में बैठा है वो अमीर है, उससे इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा। तो देखो यहां पर ये एक्ट कर रहा है एज अ प्लस एम, और यहां पे एक्ट कर रहा है एज अ माइनस एम। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, परफेक्ट, चलो बहुत बढ़िया।
तो इसी के साथ तुम्हारा प्लस एम और माइनस एम और सेल्फ एडजस्टिंग ग्रुप ये सारे क्लियर हो गए। अब मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल लिखता जाऊंगा और आपको बताना है ये क्या क्या शो करेगा, राइट। चलिए, तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रुप लिखता हूं मैं, उसके बाद यहाँ पे प्लस एम, आपको टिक करते जाना है, माइनस एम, प्लस आई, माइनस आई, ठीक है। टिक करना है सारे खुद से, और फिर लास्ट में मेरे साथ आंसर मैच कर लेना, क्योंकि आप सारे आंसर्स तो खुद से कर नहीं पाएंगे, मैं लिखना चैट में थोड़ा मुश्किल है, इस कारण से आप सारे आंसर्स मैच कर लेना, बस ट्राई करो सब। आपको बताना है कौन सा ग्रुप माइनस एम है, कौन सा ग्रुप प्लस एम है। चलिए पहले वाले पे आते हैं। सबसे पहला वाला ग्रुप जो दिख रहा है मेरे को, तो ये मैं देखो जब भी डिसाइड करना होता है ना, तो सबसे पहले वो सारी बातों को याद करो। 3 फंडे हैं। पहला फंडा क्या है? पहला फंडा है अगर जिस पर्टिकुलर ग्रुप की आप बात कर रहे हैं उसका जो पहला एटम है जिसके साथ फ्री वैलेंसी है, अगर वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो 100% वो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। अगर खींचने का काम कर रहा है, अगर बस खींचने का काम कर रहा है, इसका मतलब है दोनों जो डबल बॉन्ड लगे हैं, जिस भी डबल बॉन्ड से जब जो भी डबल बॉन्ड लगा है वो हेट्रो एटम है, मतलब डिफरेंट एटम है, ठीक है। और अगर वो देना लेना दोनों कर रहा है, मतलब वो डबल बॉन्ड सिमिलर बॉन्ड के, सिमिलर एटम के बीच में। और अगर लेट सपोज उसके पास डबल बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, तो फिर वो देना लेना दोनों कर सकता है, सेल्फ एडजस्टिंग ग्रुप हो गए। और अगर मान लो डबल बॉन्ड नहीं है, बस लोन पेयर है, तो वो बस देने का ही काम करेगा, वो लेने का काम नहीं कर सकता। फिर से बोल रहा हूं, अगर जो भी एटम हमारे अटैच्ड हैं, अगर लेट्स सपोज ए अटैच्ड है, तो अगर ए डबल बॉन्ड ए लगा हुआ है, तो मैं बोलूंगा ये प्लस एम भी हो सकता है, माइनस एम भी हो सकता है, और बाकी प्लस आई माइनस से तो डिपेंड करेगा ए क्या है, ठीक है। क्योंकि ए के बीच में बॉन्ड है, तो आप दे भी ले लो ले भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अगर ए डबल बॉन्ड ए है, लेट सपोज ए डबल बॉन्ड ए है, और यहाँ पर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो वैसे केस में, या फिर इसको अलग सा ही केस लेते हैं, बी ले लेते हैं। तो मान लो बी के पास डबल बॉन्ड बी है और इसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड बी जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड बी हो, लेट सपोज डबल बॉन्ड सी है, तो ये दे भी सकता है थ्रू दिस और ले भी सकता है, तो मतलब ये प्लस एम भी होगा और माइनस एम भी होगा। तो ये तो केस हो गया एडजस्टिंग वाले, राइट। ये हो गया केस ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग, ये होगा केस ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर, अब यहाँ पे सी कार्बन नहीं है बेटा, ये कुछ भी हो सकता है, लेट सपोज डी है, जिसके पास डबल बॉन्ड है, जिसके पास डबल बॉन्ड है, लेट सपोज वो डबल बॉन्ड ई के साथ बना रखा है, और बाकी उसके पास कोई भी ऐसा बॉन्ड है जो मतलब है नहीं है, मुझे नहीं पता, हो सकता है हो भी, एन नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो कौन सा ग्रुप, आई मीन कौन सा डी कौन सा एटम है। तो डी जो भी एटम है, अगर उसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वैसे केस में हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई लोन पेयर वोन पेयर नहीं है, बस डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वैसे केस में बोलूंगा बस ये खींचने का काम करेगा, तो ये बस माइनस एम शो करेगा, प्लस एम शो नहीं करेगा। और अगर मान लेते हैं इसके पास ई है, लेट्स सपोज ई है, और ई के पास कुछ लगा हुआ है, वो जो भी लगा हो, लेट्स सपोज यहाँ पर डी एफ लगा हुआ है, और इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो वैसे केस में बस ये देने का काम करेगा, मतलब ओनली प्लस एम होगा, माइनस एम इसका नहीं होगा। तो ये क्लियर कट अपने पास अगर है, तो फिर हम कभी भी डिसाइड कर सकते हैं प्लस एम माइनस एम या दोनों, कुछ भी, वो डिपेंड करता है, तो हम इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। तो मतलब सिमिलर एटम डबल बॉन्ड, तो दोनों हो सकता है, सेल्फ एडजस्टिंग हो गए। डिसिमिलर एटम डबल बॉन्ड लोन पेयर दोनों, तो दोनों हो सकता है। डिसिमिलर एटम ओनली डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली बात है खाली हम खींच सकते हैं, दे नहीं सकते। और याद रखना ये सराउंडिंग एटम हमेशा क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ई जो है, यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ, कैच है, कैच क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ई जो है वो ज्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी से। और हमें पता भी है कि सराउंडिंग एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम, ये तो हमेशा होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर ऐसा कुछ चल रहा है, तो वैसे केस में ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है,
ये ले नहीं सकता बिकॉज लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं बना हुआ है, रेजोनेंस एटलीस्ट होना चाहिए बट वो भी नहीं है, यहाँ रेजोनेंस था यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो मतलब ये ओनली प्लस एम शो करेगा, नो माइनस एम। अब अगर ये क्राइटेरिया अगर आपने फुलफिल कराया किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर तो आप 100% सही आंसर करोगे। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ब्रेक कर लिया करो, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ और एच आ गया, तो सी डबल बॉन्ड ओ और एच आ गया, तो वैसे कि इसमें कार्बन डबल बॉन्डेड ओ है और यहाँ पे कोई लोन पेयर वोन पेयर नहीं है, तो ये ओनली माइनस एम शो करेगा, नो प्लस एम, राइट, ओनली माइनस एम शो करेगा, नो प्लस एम। अब चूंकि ऑक्सीजन आ गया तो एक मछली पूरी तालाब को गंदा कर देगी, जैसे भी कार्बन sp2 है यहाँ पर, तो प्लस आई तो नहीं होगा, माइनस आई होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। COH है तो सी के पास फिर से वही आने वाला है, बस यहाँ पे OH आ गया, तो मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन बस ये खींच सकता है, ये दे नहीं सकता, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो मतलब ये प्लस एम तो नहीं है, माइनस एम है, बिल्कुल प्लस आई भी नहीं है, माइनस आई है, क्यों, ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑब्वियसली, और कार्बन sp2 है तो खींचेगा ही। यहाँ पे देखो COR में ऑब्वियसली डबल बॉन्डेड कार्बन O है, तो ये प्लस एम तो नहीं हो सकता, माइनस एम हो सकता है, प्लस आई नहीं हो सकता, माइनस आई हो सकता है। CH2 है तो इलेक्ट्रॉन ये देगा, ले नहीं सकता, क्योंकि आपको जस्ट अभी एग्जांपल दिया, डायरेक्टली ये डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो दे सकता है बस, तो ये प्लस एम है, माइनस एम नहीं है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि इसके पास ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ये देने का काम करेगा, लेने का काम नहीं करेगा, तो ये प्लस आई होगा, माइनस आई नहीं होगा। फिर उसके बाद NH माइनस है तो ऑब्वियसली इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, तो प्लस एम है, माइनस एम नहीं है, प्लस आई है, माइनस आई नहीं है, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, जस्ट वो इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखो तो ये इलेक्ट्रॉन अगेन यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, तो अगर सी डबल बॉन्ड ओ है, भले ही ये माइनस चार्ज है वो बात अलग है, बट है तो सी डबल बॉन्ड ओ, तो अगर है सी डबल बॉन्ड ओ तो 100% ये प्लस एम नहीं होगा, ये माइनस एम होगा। फिर अगर मैं बात करूं इसका प्लस आई या माइनस आई, तो ऑब्वियसली इसके अंदर माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कभी ये खींचेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा। सर कैसे, माइनस चार्ज है बेटा, तो ऑब्वियसली वो माइनस है तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा, सिंपल सी बात है, इस कारण से ये प्लस आई नहीं होगा, ये माइनस आई होगा। अब NR2 की बात करें, इसके पास डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है, नहीं है, लोन पेयर है, हाँ है, तो लोन पेयर तो देगा, डबल बॉन्ड नहीं है तो माइनस एम नहीं होगा, और प्लस आई नहीं, ये माइनस आई होगा, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये प्लस आई नहीं होगा, ये माइनस आई होगा। SO2 माइनस है तो सल्फर के पास डबल बॉन्ड आ गया, सल्फर के पास डबल बॉन्ड आ गया, और सल्फर के पास ही लोन पेयर भी है। सर कहाँ है, दिखाओ एक बार करके, बिल्कुल दिखाता हूँ। SO2 माइनस क्या था, तो ये SO2 माइनस है, S डबल बॉन्ड O माइनस, ये लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच सकता है थ्रू ये, इसके पास लोन पेयर है तो दे सकता है, राइट, और साथ में माइनस चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा कभी नहीं, ये देगा ही हमेशा थ्रू प्लस आई, राइट, क्योंकि माइनस वाले कितने जितने भी ग्रुप होते हैं वो कोई भी माइनस आई नहीं होते, जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज होता है, एनायनिक जो भी होते हैं वो कभी भी माइनस आई नहीं होते, वो हमेशा प्लस आई होते हैं, बिकॉज एनायनिक ग्रुप्स कभी भी इलेक्ट्रॉन खींचते नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, पुश करते हैं। हाँ, रेजोनेंस कंडीशन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, वो बात अलग है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे चूंकि रेजोनेंस कंडीशन बन रहा है तो ये दोनों बन सकते हैं, लोन पेयर भी है, डबल बॉन्ड भी है, लेकिन ये प्लस आई कभी नहीं हो सकता, हाँ प्लस आई हो सकते हैं, ये कभी माइनस आई नहीं हो सकते, बिकॉज माइनस चार्ज है इसके पास। CN है तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो गया तुम्हारा, तो ये हो गया तुम्हारा, सॉरी ये हो गया तुम्हारा माइनस एम, और चूंकि कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली बात है ये प्लस आई तो नहीं होगा, ये माइनस आई होगा। ब्रोमीन का आपको पता होगा कि ब्रोमीन के अंदर प्लस एम होता है, माइनस एम नहीं होता है, प्लस आई नहीं होता है, माइनस आई होता है, लेकिन याद रखना इसका माइनस आई इज मोर डोमिनेटिंग, ये मोर डोमिनेटिंग है, इसको स्टार मार्क कर लेना, इसका हमेशा हम लोग माइनस एम ही देखेंगे, सॉरी माइनस आई ही देखेंगे, इसका हम प्लस एम नहीं देखेंगे। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बिल्कुल है, अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो 100% ये प्लस एम होगा, बिल्कुल होगा। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, नहीं है तो माइनस एम नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन खींच सकता है क्या, नहीं खींच सकता, बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो मतलब हो गया ये माइनस आई है, राइट। इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, हाँ, सॉरी उल्टा बोल गया, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, हाँ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सर COO माइनस में प्लस आई होना चाहिए, कहां गया CO माइनस, और मैं बोला प्लस आई, लिखा माइनस आई, ठीक है। चलिए अब आते हैं OMe के ऊपर। OMe में क्या है, देखो लोन पेयर इसके पास है, प्लस एम होगा, बिल्कुल, माइनस एम नहीं होगा, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, प्लस आई नहीं, माइनस आई यस, ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके पास मल्टीपल बॉन्ड डायरेक्टली आ गया तो मतलब इसके, और लोन पेयर इसके पास नहीं है तो ये प्लस एम तो नहीं होगा, माइनस एम होगा। इतने सारे ऑक्सीजन है, कार्बन sp है, sp2 है, तो मतलब ये प्लस आई तो नहीं होगा, ये माइनस आई होगा। यहां पर देखो तो यहां पर डायरेक्टली डबल बॉन्ड जो, आई मीन सिंगल बॉन्ड जो अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो मतलब यहां पर ये, और ना इसके बाद लोन पेयर है, तो मतलब ये ना ही प्लस एम है ना ही ये माइनस एम है।
ये प्लस आई नहीं है, ये माइनस आई है, बिकॉज एक मछली पूरी तालाब को गंदा कर देगी। तो मतलब ये एल्कीन हो चुका है। एल्कीन हमेशा एल्कीन आयल है बेसिकली, तो एल्किलाइन हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, देना नहीं चाहेगा थ्रू माइनस आई इफेक्ट। अब NO2 की बात कर लेते हैं। तो NO2 जस्ट बताया मैंने कि ये प्लस एम नहीं होगा, बिकॉज नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड्स डायरेक्टली अटैच्ड है, लोन पे नाइट्रोजन के पास नहीं है, तो मतलब ये माइनस एम होगा। प्लस आई नहीं होगा, ये माइनस आई होगा, बिकॉज नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आई मीन हेवीली इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन डबल बॉन्ड अटैच्ड है, तो ऑब्वियसली ये प्लस एम नहीं होगा, ये माइनस एम होगा। और प्लस आई नहीं होगा बिकॉज ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये माइनस आई होगा। COCl की बात कर ले, डायरेक्टली अटैच विद डबल बॉन्ड है, तो मतलब ये प्लस एम तो नहीं होगा, ये माइनस एम होगा, बिकॉज कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। फिर प्लस आई नहीं होगा, माइनस आई होगा, बिकॉज ऑक्सीजन क्लोरीन दोनों लगा हुआ है। CH3 हमें पता है प्लस एम नहीं होता है, माइनस एम भी नहीं होता है, प्लस आई होता है, माइनस आई नहीं होता। और इसके साथ एक और होता है प्लस एच, इसका एक और होता है, वो होता है प्लस एच। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्लस एम माइनस में। जल्दी से थम्स अप दे दो फटाफट। अब एक टॉपिक तुम्हारा देखो, मेसोमेरिक इफेक्ट, इसके ऊपर इतने सारे प्रैक्टिस, इतने सारे कंसेप्ट, इस तरह से बताना, इस तरह से ऑर्डर लिखवाना, इतना कुछ करने के बाद अगर एक क्वेश्चन आता है तो 100% सही होगा। अब कंसेप्ट क्लैरिटी में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक एक चीज मैंने यहाँ कवर कर ली, जो भी प्लस है, माइनस है, प्लस एग्जिस्टिंग ग्रुप, माइनस एग्जिस्टिंग, जो भी होगा वो सब हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं, तो लिखेंगे हेडिंग बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट्स। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे पहला स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और यहां से स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा GOC2 वाला पार्ट। यहां से बेसिकली ये मिड लाइन है, इसके उस तरफ GOC2 है, इस तरफ GOC1 है, तो यहां से शुरू हो जाता है एप्लीकेशन से GOC2, क्योंकि यहां से हम लोग कहीं ना कहीं मैकेनिज्म्स को माइंड में रखते हुए काम करते हैं। ऑल्दो मैकेनिज्म्स अभी नहीं देखेंगे, वो अभी आपके रीच में थोड़ा नहीं है, बट कुछ समय के बाद हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में सबसे फेमस जो है हमारा, वो कौन है? कार्बोकेटाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इसको सेलिब्रेट करो कार्बोकेटाइन को, बिकॉज कार्बोकेटाइन एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इसके साथ चलना होगा। और अगर तुमने कार्बोकेटाइन के ऊपर सक्सेस हासिल कर लिया, अगर इसके हर तरह की स्टेबिलिटी, हर तरह के फैक्टर्स, एवरीथिंग इज कवर्ड, तो फॉर श्योर आप देखना एक समय ऐसा होगा कि आपके 30 to 40% of organic chemistry will be in your hand. Most of the reactions are dealt with carbocations only. Mechanisms जब आप करेंगे तो वहां देखेंगे बहुत सारे रिएक्शंस कार्बोकेटाइन के ऊपर चल रहे हैं। कार्बोकेटाइन भी दो तरह के होते हैं, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल। कार्बोकेटाइन दो तरह के होते हैं बेटा, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल। अब वो कौन कौन से कहां कहां होते हैं, क्लासिकल कब होगा, नॉन क्लासिकल कब होगा, वो हम बाद में बात करेंगे। बेसिकली थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि ये मैकेनिज्म का पार्ट है। क्लासिकल कार्बोकेटाइन वो होता है जो प्रॉपर कार्बोकेटाइन बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके कोई भाग गया तो सामने में कार्बन प्लस बन गया, दैट इज क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल का मतलब होता है कि आया लेने के लिए पार्शियल बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, जिस कारण से, और पार्शियल बॉन्ड बना के बैठा हुआ छोड़ भी नहीं रहा उसको, पार्शियल बॉन्ड बना के बैठा हुआ है और उसको छोड़ भी नहीं रहा। किसको नहीं छोड़ रहा? इलेक्ट्रॉन को छोड़ नहीं रहा ना, लेके जा रहा है। तो मतलब ये है कि, और ये श्योर है कि वो लेके जाएगा। तो वैसे केस में एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन जाता है बीच में, जहां पे कार्बन का चार्ज प्लस होता है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है, और उस पर्टिकुलर केटायनिक केस को हम लोग बोलते हैं नॉन क्लासिकल, जो मैकेनिज्म्स में यूज करते हैं जब कभी भी हम कार्बोकेटाइन को जब नॉन क्लासिकल बनता है तो शिफ्टिंग विफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि एक जगह पर वो अनसर्टेन स्टेट होता है, वो रिएक्शन के बीच में कहीं पे होता है और वो बहुत ही अनसर्टेन स्टेट होता है। लेकिन ये श्योर है कि कार्बोकेटाइन है वहां पर, बट ये भी श्योर है कि वो कार्बोकेटाइन फ्री नहीं है हर तरह से, उसके ऊपर आप ऐसे सिंपली अटैक नहीं कर सकते, हर डायरेक्शन खाली नहीं है, बिकॉज एक कोई लगा हुआ है जो उसको कार्बोकेटाइन के बनाने के प्रोसेस में है। इट्स नॉट सर्टेन, वो कार्बोकेटाइन है, मैकेनिज्म भी कार्बोकेटाइन है, लेकिन कार्बोकेटाइन सर्टेन फॉर्म में नहीं बना हुआ है, वो अटैच्ड है किसी चीज से, जिस कारण से वो फ्रीडम के साथ किसी और से अटैच नहीं हो सकता। अब जब ये जाएगा और सामने वाला आएगा तो 100% ये तब जाएगा जब सामने वाला ऊपर से आ जाएगा, मतलब वो आपको कभी भी कार्बोकेटाइन फ्री वैलेंसी के तौर पे नहीं मिलेगा वहां पर, वो लिंक्ड रहेगा थ्रू आउट द मैकेनिज्म। और एक होता है जहां पे कि सिंपली कोई गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके कार्बोकेटाइन बनाया, यू हैव अ आइसोलेटेड कार्बोकेटाइन, अब तुम उसकी शिफ्टिंग करो, रीअरेंजमेंट करो, जो करना है करो, और फिर फाइनली उसको प्रोडक्ट के लिए लेके आओ, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए अगला स्टेप करो। तो दो तरह के हम लोग करेंगे, वो फ्यूचर में बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इसके मैकेनिज्म्स कार्बोकेटाइन के ऊपर। आज के लिए हमारे कार्बोकेटाइन क्या होता है, तो सिंपल कार्बोकेटाइन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और जहां पर कि
3 बॉन्ड्स बने होते हैं कार्बन के, एक प्लस चार्ज होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ऑब्वियसली ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, एंगल 120 डिग्री होता है, सारी बातें मैंने बता रखी है आपको। ये लुईस एसिड होता है बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और साथ में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, हमें ये भी पता है। इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये डायमैग्नेटिक होता है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को पहले बता रखी है। अब हम लोग यहाँ पे सीधा आते हैं इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये गरीब है, पहली बात तो ये है कि ये गरीब है। अगर ये गरीब है तो ऑब्वियसली बात है हमें इसके गरीबी दूर करनी है, और जो इसकी गरीबी दूर करेगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, जो इसकी गरीबी दूर करेगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, एज सिंपल एज। तो सर एक बात बताओ, गरीबी दूर करेगा ये कैसे पता चलेगा? तो ऑब्वियसली बात है हमें पता है कि इफेक्ट्स में हमने बहुत सारे इफेक्ट पढ़ रखे हैं, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये सब हमने देख रखे हैं। तो इन सारे इफेक्ट के दौरान जहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, अगर वो डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। अगर इसके साथ अटैच नहीं है, अगर मान लो प्लस एम या फिर प्लस आई या प्लस एच जुड़ा हुआ है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो लोग। अगर मान लो माइनस एम माइनस एच माइनस आई लगा हुआ है, स्टेबिलिटी को घटा देगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो गरीबी दूर करेगा वो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। अगर आपने गरीबी दूर करी, स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब क्या है, तो मतलब ये हो गया, तो सर क्या क्या ध्यान रखना है? तो बेटा इसके अंदर ध्यान रखना है, देखो प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखना है। इसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? जब भी आप कोई चीज डिसाइड कर रहे होगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करेंगे आप। प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या क्या फॉलो करेंगे? तो सबसे पहला हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, पहला कंडीशन चेक करेंगे डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, ये पहली स्टेबिलिटी चेक होगी। अगर ये नहीं है तब जाएंगे हम लोग एरोमेटिसिटी के ऊपर, एरोमेटिसिटी चेक करेंगे। मतलब अगर तुम्हारा वो कार्बोकेटायन एरोमेटिसिटी का पार्ट है तो फिर वो बहुत स्टेबल है। फिर से मैं बोलूंगा, अगर वो कार्बोकेटायन तुम्हारे एरोमेटिसिटी का पार्ट है, अगर वो नहीं रहता तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं रहता, तो हम बोलेंगे कि भैया अब जो है ये कार्बोकेटायन बहुत ही स्टेबल है, बिकॉज इट गिव्स समथिंग लाइक, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंडीशन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, एरोमेटिसिटी। थर्ड कंडीशन जब चेक करेंगे तो यहां हम लोग चेक करेंगे प्लस आर या प्लस एम, मेसोमेरिक। इसका इफेक्ट जो है वो थर्ड नंबर पे अपन कंसिडर करेंगे। फोर्थ नंबर पे अपन कंसिडर करेंगे इसका प्लस एच। पांचवें नंबर पे कंसिडर करेंगे इसका प्लस आई। और यही 4 फैक्टर है जो स्टेबिलिटी को बूस्ट करेगा। These factor will boost stability of carbocation. It is clear to all? जाना है। अब हम लोग 1 to 1 इसके ढेर सारे एग्जाम्पल लेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है। जैसे मैंने एक बार डांसिंग रेजोनेंस के ऊपर बात कर लेता हूं। डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस नाम की जो चिड़िया है ये पाई जाती हैं इस वाले कंपाउंड के अंदर। इसको एक बार देख लो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ये होती है डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। अगर कभी भी सिचुएशन कुछ ऐसा रहा तो दिस पर्टिकुलर इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जस्ट बिकॉज ऑफ डांसिंग। डांसिंग रेजोनेंस में होता क्या है, जैसे आप लोगों को पता है अगर ये कार्बोकेटाइन है तो ऑब्वियसली इसके पास क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल होगा। जब ये वेकेंट ऑर्बिटल होगा तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटता है और इस तरह से ये इसको हेल्प करने जाता है और बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जिससे कि स्ट्रेन रिलीफ होने लगता है, जिससे स्ट्रेन रिलीफ होता है। अभी स्ट्रेन इसके अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन जब ये बॉन्ड को तोड़ के इसके साथ ओवरलैप करता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेन का रिलीफ होता है। और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन रिलीफ वुड बी दी best possible factor to have the stability of any particular compound. So if there is strain relief, it means it has the potential to make that particular compound the most stable one. तो यहां पर चूंकि ये स्ट्रेन रिलीफ कंसेप्ट आ जाता है, ये वाला बॉन्ड ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करता है जिस कारण से आपके स्ट्रेन रिलीफ होना शुरू हो जाता है। मतलब इस तरह से ये ऐसे जुड़ने लगेगा और फिर स्लोली स्ट्रेन रिलीफ होगा और जिसके कारण आपको ये चल रहा होता है, ये प्रोसेस चल रहा होता है, ऐसा नहीं कि रुका हुआ प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो इसके कारण से स्टेबिलिटी जो है उस कार्बोकेटाइन की वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस कारण से हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर दो फैक्टर, एक तो स्टेबिलिटी, एक तो प्लस चार्ज शिफ्ट हो रहा है यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां, साथ में स्ट्रेन भी रिलीफ हो रहा है, डबल फैक्टर है, डबल स्टेबिलिटी आ गई।
एक तो तुम्हारा चार्ज भी डिलोकलाइज हो रहा है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, और दूसरा क्योंकि कभी यहां है कभी यहां है कभी यहां है कभी चल रहा है, ऐसे यही नहीं ये भी तो कर सकता है, ये भी तो कर सकता है, सारे कर सकते हैं भाई, सबके साथ देखो ये भी है ये भी है ये भी है, तीनों सिग्मा बॉन्ड तो है, तीनों कर सकते हैं। अगर तीनों कर सकते हैं तो यहां पर दो दो फैक्टर काम कर रहा है, एक तो ये प्लस चार्ज ढेर सारे पोजीशन पे जा सकता है, एट द सेम टाइम यहां पर स्ट्रेन रिलीफ का कंसेप्ट भी आ रहा है, 3 मेंबर से 4 मेंबर बन रहे हैं आप, तो स्ट्रेन रिलीफ हो गया। तो वैसे केस में सर तो 4 मेंबर ज्यादा स्टेबल है, नहीं मैंने क्या बोला था, 4 मेंबर ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये ध्यान रखना, 4 मेंबर अगर प्रॉपर आप बना दोगे तो ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये कंपाउंड एज ए कंपाउंड स्टेबल है, स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, तो वो यही है डांसिंग रेजोनेंस, ये स्विच कर रहा होता है इसका, तो ये डांसिंग रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल होते हैं और ये सारे बॉन्ड उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आप सोचो अगर एक ग्रुप लगा है तो स्टेबिलिटी इतनी है, अगर मान लो हमारे पास इसी में 2 ग्रुप लगे होते ऐसे ही, अगर मान लो इसी के अंदर 2 ग्रुप लगे होते, मतलब एक तो यहां पर हो गया और दूसरा यहां पर हो गया, यहां 2 ग्रुप लगे हुए हैं। सिमिलरली अगर मान लो मैंने ऐसा करा कि हमने ऐसे ऐसे 3 ग्रुप लगा दिए, तो स्टेबिलिटी तो और बढ़ गई भाई। स्टेबिलिटी का क्या है, स्टेबिलिटी डांसिंग रेजोनेंस से आ रहा था और वो इस रिंग से आ रहा था, और रिंग में दो बातें हो रही थी, एक तो स्ट्रेन रिलीफ हो रहा था और दूसरा कार्बोकेटाइन जो है वो अपने पोजीशन को शिफ्ट कर रहा था, डिलोकलाइजेशन बढ़ रहे थे, जितना ज्यादा ये साइक्लिक तो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इस कारण से ये जो 3 कंपाउंड है ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन माने जाते हैं, माने के जाते हैं, प्रैक्टिकली एग्जामिन्ड भी है कि दे आर दी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, दे आर निर्विरोध, निर्विरोध समझते हो, इसका कोई अपोजिशन नहीं है। सर डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन नहीं बेटा, ये कंसेप्ट है, ये डेफिनेशन थोड़ी है, कोई कोई एक टर्म थोड़ी है, ये तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ में आ गया ना क्या हो रहा है, डांसिंग रेजोनेंस है सिंपल, अगर बोले तो क्या है, इट इज द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच रिलीव्स द क्या एंगल स्ट्रेन एंड आल्सो इट हेल्प्स इन कार्बोकेटाइन टू डिलोकलाइज इटसेल्फ, तो जितना डिलोकलाइज करेगा उतना स्टेबल होगा, तो है तो रेजोनेंस ही है ना, लेकिन कंसेप्ट तो रेजोनेंस ही है, लेकिन फिनोमेना एक्सेप्शनल क्यों हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ डबल डबल फायदा यहां पर हो रहा है, एक तो रिलोकलाइजेशन हो रही है और साथ में एंगल स्ट्रेन रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाएंगे। चलिए, तो डांसिंग रेजोनेंस का केस बस यही 3 है बेटा, इसके अलावे मतलब इसमें और तुम ग्रुप ग्रुप लगा लो वो बात दूसरी है, लेकिन रेजोनेंस का केस जो होगा वो साइक्लिक ट्राइंगल, आई मीन साइकिल 3 मेंबर का और साथ में जो कार्बन लगा होगा उसके बाद उस पे एक प्लस चार्ज, तो यही डांसिंग रेजोनेंस देखा जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं बेटा, तो हम यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन करना, मतलब यहां से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो पहला लिखो कंपेयर, कंपेयर डांसिंग रेजोनेंस के बाद कंपेयर लिखो, कंपेयर 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 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट इसमें। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा एज वी कैन सी हियर, सो दिस इज योर फर्स्ट इज योर डांसिंग रेजोनेंस, जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी एंड दिस इज द पार्ट ऑफ प्लस एम, राइट, ये ग्रुप प्लस एम की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ गई और यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस आ गया, तो हमें पता ही है सबसे आगे डांसिंग रेजोनेंस प्रायोरिटी वाइज, फिर एरोमेटिसिटी एंड देन प्लस एम। इसके अंदर ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है, ये नॉन एरोमेटिक है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा आगे चला गया। इसके अंदर अभी जस्ट देखा हमने डांसिंग रेजोनेंस, ये सिंपल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, इसके अंदर ये 4 मेंबर और ये 5 मेंबर रिंग बेटर है, तो ये ज्यादा गया, इसके अंदर ये रेजोनेंस में चला गया, ये प्लस एम की तरह बिहेव करेगा ये वाला ग्रुप, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है सच, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद इसके अंदर देखो ये 3-3 फिनाइल ग्रुप है, मतलब 3-3 प्लस एम लगे हैं, यहाँ पे 2 प्लस एम लगा हुआ है, यहाँ पे 1 प्लस एम लगा हुआ है, तो हायर द नंबर ऑफ प्लस एम मोर विल बी द स्टेबिलिटी। यहाँ पर प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच, राइट, तो यहाँ पे 9 प्लस एच है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली बात है 9 वाला सबसे स्टेबल दिस। उसके बाद यहाँ पर देखो 3 पीएच ग्रुप है, यहाँ पे 2 पीएच ग्रुप है, यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप है, राइट, तो वैसे केस में ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि यहाँ पर तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट होगा, यहाँ पर तुम्हारे पास 2 पीएच ग्रुप है और यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात बताओ, इस वाले केस के अंदर
मेसोमेरिक को ज्यादा हम तवज्जो देंगे या फिर हम जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ। तो याद रखना बच्चों कि 9 अल्फा एच जो होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, इस वाले केस में आपको मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, राइट, तो ये वाला मेसोमेरिक इफेक्ट जो है, ये इफेक्ट इससे कम पावरफुल है, क्योंकि 9 अल्फा एच का जो केस होता है ना वो बहुत स्टेबल हो जाता है। तो याद रखना बेटा 9 अल्फा एच वाला केस जो है वो 1 मेसोमेरिक से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। हाँ 3 से कम स्टेबल है वो बात अलग है, लेकिन 1 से ज्यादा स्टेबल है। सर एक बार 4 वाला दोबारा बता दीजिए, फोर्थ वाला कहाँ गया, देख लेते हैं। फोर्थ में बेटा देखो ये 4 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है। तो आप देखो ना, 4 मेंबर छोड़ो, ये वाला कार्बोकेटाइन क्या है, देखो 1 डिग्री है और ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, ज्यादा स्टेबल है। तो सर यहाँ भी तो सब होना चाहिए, नहीं है तो स्पेशल स्पेशल केस हो गया डांसिंग रेजोनेंस भाई। डांसिंग रेजोनेंस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। फिर आगे आयुष द्विवेदी, और यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पर ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और ऐसे भी 4 मेंबर ज्यादा स्टेबल 5 मेंबर होता है। सर थर्ड भी प्लीज, थर्ड वाला बता दिया ना बेटा अभी जस्ट, ये तो डांसिंग रेजोनेंस है ना, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इससे स्टेबल तो बस यही दोनों हैं दुनिया में, इससे ज्यादा स्टेबल तो बस यही दोनों हैं, ठीक है। सर फर्स्ट में एरोमेटिक तो भी बी एंड सी दोनों है, बी एंड सी तो नहीं, सी वाला पार्ट एरोमेटिक नहीं बोल सकते ना बेटा। अब यहाँ पे प्लस एम है, मैंने क्या बोला था, ये कंपाउंड एज एरोमेटिक बोल सकते हैं, बट दिस प्लस चार्ज इज नॉट द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। क्या तुमने पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने में क्या इस प्लस को कंसिडर किया है? क्या तुमने जब पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया तो उसके रेजोनेंस में क्या इस प्लस को कंसिडर किया है? क्या इसकी एरोमेटिसिटी का पार्ट ये प्लस चार्ज है? नहीं। लेकिन जब इस प्लस की बात करेंगे तो यस, दिस इज द पार्ट ऑफ द एरोमेटिसिटी। मैंने इसलिए लिखाया था, एक स्टेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दिया कि एरोमेटिसिटी का मतलब होना चाहिए कि दिस प्लस चार्ज मस्ट बी द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, द पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी दी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। आ गया समझ में बेटा? अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा, ये मैंने बोला था तभी, बट अभी अलग से बता दिया तो अब शायद तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगा। ठीक है बेटा आरव जैन, यहाँ पर दिस प्लस चार्ज इज नॉट द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इतना दूर में ही खत्म हो जाता है, बट यहाँ पर थ्रू आउट रिंग में चल रहा है, उसमें ही प्लस चार्ज भी लगा हुआ है। ठीक है आरव, चलिए ठीक है। हाँ तो यहां मैं क्या बोल रहा था, आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं क्या बोल रहा था कि बेटा देखो यहाँ पर 3 पीएच और 2 पीएच से तो ये कम स्टेबल है, बट 1 पीएच से ज्यादा स्टेबल है, ध्यान रखना। तो यही एक एग्जांपल है जहां पर कि मेसोमेरिक, ये बहुत फेमस एग्जांपल है जहां पे कि मेसोमेरिक इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। लेकिन अगेन 9 अल्फा एच होना चाहिए, 6 4 3 2 इन सबसे काम नहीं चलेगा। 9 अल्फा एच अगर है तो वो एक मेसोमेरिक से ज्यादा पावरफुल है। और ऐसे भी हमें पता है फिनाइल का मेसोमेरिक इफेक्ट उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, प्लस एम बहुत लास्ट में आया था उसका, राइट। तो इस कारण से, लेकिन 2 ज्यादा स्टेबल है इससे, 3 तो और भी ज्यादा स्टेबल है इससे, लेकिन 9 अल्फा एच से ये कम स्टेबल है। मतलब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन विंस ओवर मेसोमेरिक इफेक्ट, तो स्टार मार्क कर लेना इसमें। ओवरऑल ऑर्डर लिखाऊंगा उसमें बता दूंगा। अब देखो इसमें प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस एच प्लस एच प्लस सब में, बट यहाँ पर कंसिडर होगा प्लस एच, यहाँ पे कंसिडर प्लस एच, बिकॉज प्लस एच से ज्यादा, आई मीन प्लस आई से बड़ा इफेक्ट प्लस एच है। तो हमने आपको बताया था कि अगर कभी भी प्लस एच हो, ध्यान देना बेटा, प्लस आई इफेक्ट में जब हमने देखा था तो हमने बोला था कि CH3 फिर CD3 और फिर CT3 होता है, ये बताया था मैं। और वही अगर मैं प्लस एच की बात करूं तो सबसे ज्यादा CH3 होगा, फिर CD3 होगा और फिर CT3 होगा। इस बात का ध्यान रखना। प्लस आई में अगर ऑर्डर ऊपर वाला है तो प्लस एच में ऑर्डर नीचे वाला होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि प्लस आई में इस बात पे डिपेंडेंसी होती है कि बॉन्ड में वाइब्रेशन कितना है। बॉन्ड जितना इलेक्ट्रॉन को लोकलाइज रखेगा उतना पुश करने की संभावना बढ़ेगी। वेरएज हाइपर कॉन्जुगेशन में इस बात का फाइट होता है कि बॉन्ड जल्दी कहां टूटेगा। तो जहां पे बॉन्ड में वाइब्रेशन ज्यादा होगा टूटना आसान होगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये वाला हल्का ग्रुप है तो वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो टूटना आसान होगा। और टूटना अगर आसान होगा तो H प्लस का निकलना आसान होगा, उतना अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतना ही अच्छा प्लस H इफेक्ट होगा। बहुत मजा आ गया समझ के। तो मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ कंपेयर करूं तो मैं प्लस आई के ऊपर कंपेरिजन नहीं करूंगा, प्लस एच के ऊपर करूंगा। तो प्लस एच वाइज तो सबसे आगे CH3 फिर CD3 और फिर CD3।
अब इसमें बात कर लेते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ये एज अ माइनस आई मीन प्लस एम बिहेव कर रहा होगा। यहाँ पर एक एडिशनल OH भी लगा हुआ है जो प्लस एम ग्रुप है, और यहाँ पर NO2 लगा है जो माइनस एम ग्रुप है। कार्बो रैंक के लिए अच्छा क्या है, प्लस एम, तो नंबर 1 इसकी रैंकिंग होगी, नंबर 2 इसकी रैंकिंग होगी, नंबर 3 इसकी रैंकिंग होगी, बिकॉज इसमें माइनस एम लगा हुआ है जो स्टेबिलिटी को घटा देगा। और सर माइनस एम कैसे आ रहा होगा, ऑब्वियसली प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब पूरा थ्रू आउट चल रहा है, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और लोन पेयर, प्लस एम आ गया। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये रिंग एज अ प्लस एम बिहेव करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक रिंग बस प्लस एम है, यहाँ पे ये डबल डबल काम कर रहा है, डबल इंजन की सरकार लग गई, ये भी प्लस एम ये भी प्लस एम, मजा आ गया खींचने में, आई मीन देने में इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर तो ये खींच रहा है, मतलब इस NO2 ने पूरे ग्रुप को माइनस एम बना दिया, और इस OH ने पूरे ग्रुप को प्लस एम बना दिया। आ गई बात समझ में सबको बेटा, सबको क्लियर है ये वाला? चलिए अब आते हैं अपने यहाँ पर अगले वाले में CD3 CT3 CH3 के ऊपर। तो अपन देख सकते हैं ये CD3 ये CT3 ये CH3, याद रखना हाइपर कॉन्जुगेशन या कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पोजीशन पे एक्टिव नहीं होता, वो अगली क्लास में समझा दूंगा क्यों ऐसा होता है, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना वो बस एक्टिव होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता। और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो एक रेजोनेंस इफेक्ट है, तो वैसे केस में इनका हाइपर कॉन्जुगेशन हम कंसीडर नहीं कर सकते, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, तो हम कंसीडर करेंगे इनका प्लस आई इफेक्ट। तो इनका प्लस आई सबसे ज्यादा अच्छा नहीं, इनका प्लस आई सबसे अच्छा, फिर इसका, तो नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 ये होगा, और नंबर 3 ये होगा। अगले वाले पे आ जाओ, ये वाला देखो सर, यहाँ पर मेटा पे तो मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, तो यहाँ भी नहीं, यहाँ करेगा हाँ, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा हाँ करेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमने आपको बताया था हेलोजन के केस में आपको मेसोमेरिक इफेक्ट कंक्लूजन में नहीं लेना है, मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर आंसर डिसाइड नहीं करना है, आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, तो सबसे नजदीक यहाँ है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सबसे ज्यादा परेशान प्लस चार्ज करेगा, तो मतलब स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। सबसे स्टेबल कौन होगा, जहां पर ये खींचने वाला सबसे दूर हो, और सबसे दूर कहां पर है, ऑब्वियसली इस वाले में, तो इसका रैंक 1 हो जाएगा, इसका रैंक 2 हो जाएगा, और इसका रैंक 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? सर आपने 9 में एच इफेक्ट प्रायोरिटी क्यों रखा बेटा, 9 में एच इफेक्ट प्रायोरिटी क्यों रखा, ऑर्डर हमने फॉलो किया ना, चिल्लर ये देख रहे पगला, ऑर्डर वाइज है ये, इसमें छठा रूल भी आता है जो इसमें ऐसे सिंपल एग्जांपल में नहीं आएगा, दैट इज योर ब्रिज रूल, वो बात करेंगे अगली क्लास में कि ब्रिज पर्टिकुलर पे अगर कार्बोकेटायन हो जाए या डबल बॉन्ड हो जाए तो वो बहुत अनस्टेबल हो जाता है, और उसके ऊपर बहुत सारे मिसकंसेप्शन मार्केट में है, आपके पास भी फॉर श्योर होगा, आपको भी रियल रूल नहीं पता होगा, रियल एप्लीकेशन नहीं पता होगा, क्या होता है ये क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रिज कार्बन, राइट, ब्रिज कार्बोकेटायन, ब्रिज एल्कीन, ये क्या होता है, वो भी मुझे लगता है कि जनता को मोस्टली गलत ही पता होता है या फिर कम पता होता है, नहीं आता है, मिसकंसेप्ट होता है, तो वो मैं अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है, वो छठा रूल पे जाएगा, बट वो इन सब में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तुमको, वो एकदम इंडिविजुअल अलग सा ही क्वेश्चन होगा, तो इसलिए उसको छठे रूल के तौर पे बाद में बता दूंगा। सर दोबारा से 9th 10th वाला बता दीजिए। 10th वाले में बच्चा देखो, यहाँ पर तुम्हारा कोई इफेक्ट है, हाँ एक रिंग का प्लस एम है, यहाँ पे क्या है, तो डबल डबल इंजन सरकार है, मतलब ये भी प्लस एम था, ये भी प्लस एम है, डबल डबल प्लस एम, मतलब पूरा ग्रुप पावरफुल प्लस एम हो गया। और यहाँ पर देखो सर, यहाँ पे प्लस एम क्यों है, ऑब्वियसली OH ग्रुप है, प्लस एम होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है O के साथ लगा हुआ, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देके इसको हेल्प करेगा, प्लस एम बहुत हेल्प कर गया। ये वाला माइनस एम होगा जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कैसे माइनस एम है सर, ऑब्वियसली नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो ये माइनस एम ही होगा, अगर ये माइनस एम हुआ इलेक्ट्रॉन खींचेगा थ्रू रेजोनेंस थ्रू माइनस एम इफेक्ट, और हमें पता है कि ऑर्थो एंड मेटा पैरा पोजीशन पे माइनस एम एक्टिव होता है, तो माइनस एम अगर यहाँ एक्टिव है तो इसकी स्टेबिलिटी को बहुत घटा देगा, इलेक्ट्रॉन और खींचेगा और प्लस चार्ज और बढ़ा देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे के प्लस को घटा देगा, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दे के प्लस को घटाएगा, बट यहाँ पर अकेला बेचारा फिनाइल कर रहा होगा, और यहाँ पे फिनाइल रिंग के हेल्प से OH कर रहा होगा, और OH का मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है किससे, फिनाइल से, क्योंकि OH जो प्लस एम शो कर रहा है वो यूजिंग लोन पेयर कर रहा है, और फिनाइल रिंग जो कर रहा है वो यूजिंग पाई बॉन्ड कर रहा है, तो लोन पेयर वाला प्लस एम ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब अगली क्लास में मिलेंगे तो इसके ऊपर और फर्दर बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, और फिर मैं स्टेबिलिटी ऑफ अदर इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे।
सर 11th में जो मेटा वाला बात बताया था रिपीट कर दीजिए। मेटा वाला पोजीशन की बात मैंने बोली थी कि मेटा पोजीशन पे कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस वाला कोई भी इफेक्ट नहीं लगता, क्योंकि मेटा पोजीशन पे ये लोकेशन ब्लॉक रहता है। इसके रिस्पेक्ट में, ये कार्बोडाइन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन मेटा पोजीशन है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। और ये मेटा पोजीशन पे कभी भी ये प्लस एक्टिव, आई मीन ये रेजोनेंस इफेक्ट एक्टिव नहीं होता। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ले रहे हो तो वो भी एक्टिव नहीं होगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन भी रेजोनेंस इफेक्ट ही है, अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो हम यहाँ पे इसका हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देख सकते। तो हम क्या देखेंगे, इसका इंडक्टिव। और इंडक्टिव सबसे अच्छा किसका होता है, तो CT3 का, फिर CD3 का, फिर CS3 का। अब ये मेटा पे क्यों एक्टिव नहीं होता वो करेंगे अगली क्लास में बात, क्योंकि हमने बहुत सारे और क्वेश्चन लेने हैं। अभी मैंने इसके ऊपर मात्र 2 क्वेश्चन लिया जहां पे हल्का सा मेटा इंट्रोड्यूस हो रहा है, हल्का सा इंट्रोड्यूस हो रहा है मेटा, पैरा, ऑर्थो, राइट। अगली क्लास में ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे जहां पे मेटा बहुत बार इंट्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, मेटा, ऑर्थो, पैरा बहुत बार इंट्रोड्यूस हो रहा होगा। हाँ, बाकी बच्चों आप लोगों को क्लियर है क्या? थम्स अप।